नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। चुनावी चौखट पर खड़े उत्तराखंड के लिए उनका दौरा बीजेपी के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। उनके दौरे से बीजेपी को बूस्टअप किया जा सकता है। धामी सरकार लगातार अपने विकास कार्यों से एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर भी रहा है। बहरहाल देखना होगा कि मोहन भागवत कैसे जीत का मंत्र देते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 21 का उत्तराखंड, 22 की लड़ाई। सूबे में सियासी पारा लगातार हाई। भागवत दौरे से फ्रंट फुट पर बीजेपी। क्या है जमीनी सच्चाई? भागवत ज्ञान से जीत का मंत्र। उत्तराखंड में धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जाहिर है सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को पीएम के ऋषिकेश दौरे को कहीं न कहीं बीजेपी के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को एक युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री बताया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2022 की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो सकती है। बीजेपी फ्रंट फुट पर रणनीति के लिहाज से बैटिंग करने के मूड में है। वहीं संघ प्रमुख का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा भी बीजेपी को रणनीति बनाने में कारगर साबित हो सकता है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत का हल्द्वानी में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 9 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता विषय पर वो संबोधन करेंगे। कार्यक्रम में आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोग भाग लेंगे। छात्र अपने पूरे गणवेश में रहेंगे। 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ वो बैठक करेंगे। 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख हल्द्वानी से लौटेंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर संघ प्रमुख का यह दौरा काफी अहम है। इस दौरे से बीजेपी को जमीनी स्तर पर ऊर्जा मिलनी तय है। कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस की जमीन निकल चुकी है और वो भारी हताशा और कुंठा में है। जहाँ तक हमारे वरिष्ठ नेताओं के दौरों का सवाल है तो डबल इंजन की सरकार इन 5 सालों में बहुत तेज़ी से कार्य किया और आगे के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश को आश्वस्त कर गए हैं कि डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड विकास की जो ऊंचाई है उसको प्राप्त करने वाला है। और उन्होंने ये बात तर्क आधारित की है। उन्होंने इन वर्षों के अंदर जो प्रदेश में केंद्र के द्वारा मदद की गई उसका उल्लेख किया। उन्होंने जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया और किस प्रकार से प्रदेश की सरकार अच्छा कार्य कर रही है उसका उल्लेख भी किया। वहीं विपक्ष धामी को असफल सीएम बता रहा है। विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने जो स्थिति कर रखी है वो डिहाइड्रेटेड कर दी, पूरा का पूरा निचोड़ दिया उत्तराखंड को। और जब निचोड़ दिया तो आप कैसे जान डालेंगे उसके अंदर? जान तो तभी डलेगी जब कोई अच्छा डॉक्टर आएगा। ये डॉक्टर फेल हो गए। इन्होंने राज्य की जनता के साथ अब मोहन भागवत जी आवे, मोदी जी एक बार नहीं 50 बार आवे। उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने कहा कोई बेरोजगार नौजवान राज्य में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा लोकायुक्त 100 दिन के अंदर आएगा। उन्होंने राज्य के लोगों से जितने वादे किए एक भी वादा 4.5 साल में पूरा नहीं हुआ। लोकायुक्त का पता नहीं, राज्य के अंदर भ्रष्टाचार आकंठ, राज्य के अंदर बेरोजगारी चरम, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल धराशायी। देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और जब आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किया हुआ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर को उतारती है। जैसे उन्होंने दिल्ली में उतारा था, उनके 300 सांसद उतरे थे, सारे मंत्री उतरे थे, प्रधानमंत्री जी उतरे थे और सारे मुख्यमंत्री उतरे थे, लेकिन जनता ने अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा उत्तराखंड के लिए नहीं है। आप आएंगे, चुनावी मेला सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी कुछ चमकदार सपने यहाँ पर फिर लाएगी, लेकिन उनकी वैलिडिटी चुनाव तक ही होती है, उसके बाद वो जुमले साबित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है। इस बार उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। निश्चित ही 22 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। सभी दल अपने तरह से चुनावी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। वैसे भागवत के दौरे से बीजेपी को बूस्टअप मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं। लिहाजा भाजपा में तमाम बड़े नेताओं का आना उत्तराखंड में अब जारी हो चुका है। तो वहीं आज संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी आ रहे हैं। तो वहीं भाजपा का मानना है कि मोहन भागवत के इस दौरे से भाजपा को कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी। हालांकि पूरे मामले पर कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ने 4.5 साल में महज वायदों के अलावा कुछ नहीं किया है। लिहाजा अब इन दौरों से वह कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबियों को छुपाना चाहती है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ उत्तराखंड के प्रमुख पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं मेरे साथ जुड़े हैं। विनय गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दीप वोहरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और शिशुपाल रावत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे आखिर में विनय गोयल जी के पास आ जाऊंगा। शुरुआत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीप वोहरा जी से। मोहन भागवत का उत्तराखंड दौरा चुनाव से पहले कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नतीजों में जो अंदर खाने जो काम करता है वो संघ करता है। किसी ने तो माना, हम तो जब कहते हैं या कोई लालचन आ जाता है इनके ऊपर तो ये मानते हैं कि नहीं आरएसएस तो एक गैर राजनीतिक है, वो तो बीच में राजनीति करती है। तो आपको तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके सामने। कम से कम हमारी बात को सच तो मिला। सच ये मिला कि 3 आदमी इस देश को चला रहे हैं, अंडानी अंबानी जी और ये मोहन भागवत। अभी इन्होंने इनके कान कसे, भैया तुम्हारी 25-30 भी नहीं आ रही है। अभी ये पूरा ड्रामेबाजी हुई। अभी तो खैर धर्म पे खेलने वाली पार्टी तो किसी चीज में भी खेल सकती है, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया कि तुम इतना बड़ा गेम खेल लेते हो। लेकिन वो 40 जवान जो पुलवामा में मारे गए उसका आरडी वाले का आज तक पता नहीं। हम आगे आते हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी उत्तराखंड आए ना आए, बीजेपी में करें क्या ना करें, लेकिन इनके नेता क्या डिलीवर कर रहे हैं जनता वो देख रही है। उत्तराखंड में मोदी जी आते रहते हैं, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इनके दूसरे नेता आते रहते हैं। फिर मीडिया हमसे पूछती है आपका नेता तो आएगी, ये तो आ रहे हैं। अरे भैया ये अगर आ रहे हैं तो ये डिलीवर क्या करके जा रहे हैं? कोविड में घोटाला, खनन में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, बेरोजगारी निरंतर 6% बढ़ गई, आज काला बाजारी चलते, पेट्रोल डीजल तो महंगा है ही। अब आ जाता है मोदी जी हैं तो क्या हो गया, होने तो पेट्रोल डीजल महंगा। तो ये जो सब चीजें चल रही हैं देश में, ये देश की अर्थव्यवस्था को तो कमजोर कर ही चुकी है। कोविड की सुनामी भी आ चुकी है। तो मोहन भागवत जी के हाथों में इनकी लड़ी है और मोहन भागवत जी इनको बताने आ रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति डामाडोल है। अभी ये ड्रामा हुआ एक दूसरे की तारीफ करके। चलिए ठीक है, मोहन भागवत जी इनको बताने के लिए आ रहे हैं कि आपकी स्थिति डामाडोल है। एक पॉइंट में आपकी लाइन कांग्रेस पार्टी की यही है। शिशुपाल रावत जी, मोहन भागवत के दौरे को उत्तराखंड के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी किस नजरिए से ले रही है, किस परिप्रेक्ष्य में देख रही है? जी सर। शिशुपाल रावत जी, मोहन भागवत का चुनाव से कुछ महीने पहले उत्तराखंड का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उसको देख ही रही है, लेकिन मोहन भागवत के दौरे को विपक्षी पार्टियां भी बहुत प्यारी नजर से देख रही होगी। देखिए, जिस प्रकार से जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है, साथ साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने पूछा था कि आपने जो जनता के लिए अगर 5 काम किए हैं तो वो हमें गिनवा दीजिए या हमारे साथ बहस करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मदन कौशिक जी ने पहले हामी भरी थी, फिर वो चले गए, मुद्दे से हट गए। यानी इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे जो 5 काम गिनवा पाते।
और मेरा कहने का मतलब ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता कल ही मोदी जी आए थे, उन्होंने भी जो है कोई गैस ऑक्सीजन का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद भी अपनी राजनीतिक रोटियां प्रधानमंत्री ने सेकी कि वो जो है फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन की बात करके चले गए, क्योंकि हमने एक फौजी को मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में देने का काम किया। अब आज मोहन भागवत जी आए हैं, अभी कई लोग इनके आएंगे, क्योंकि भागवत जी अगर देखा जाए तो संघ इनका कहता है कि भाई हमें मंच माला माइक से परहेज है, लेकिन आज या तो भारतीय जनता पार्टी संघ को नहीं पूछ रही और इसलिए संघ डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाह रही है, या फिर ये अपने निजी दौरे पे आए हैं या क्या गुल खिलाने आए हैं, क्योंकि इनका काम पहले से ही जाति और धर्म की राजनीति करना है। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तराखंड में चलिए ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगा लिया। विनय गोयल जी, आपने दोनों आरोप सुन लिए दोनों के, अब आपका रिएक्शन, आपका काउंटर। देखिए, जब से ये चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई हैं, आम आदमी पार्टी रोज अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में लगी हुई है। रोज ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि साहब हम आ गए हैं तो ये घबरा गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कौन आ गया है और कौन घबरा गया है। हमें तो जिस प्रकार से लगातार ये अपने दाने डाल रहे हैं और लोगों को उम्मीद करते हैं कि कोई इनके जाल में आके फंसे, और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आज तक आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी के तृतीय श्रेणी के वो छोटे मोटे कोई कार्यकर्ता जिन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से कहीं कोई टिकट मिल पाएगा, इक्का दुक्का इस प्रकार के लोगों के सहारे ये शेर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके दावे में किसी प्रकार का दम है। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने शुरुआत में प्रशाली जी की बाइट सुनवाई और हमारे वीर शिशुपाल रावत जी का लंबा सा स्टेटमेंट सुनवाया। दूसरे मेरे मित्र दीप वोरा जी को मैंने सुना। अब इन्होंने जिस प्रकार की बातें इनको करनी पड़ती हैं, चाहे ये मजबूरी में करते हैं चाहे खुशी से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई ये साधुवाद तो देंगे नहीं यहाँ बैठ के। ये भारतीय जनता पार्टी को कोसना और उनके में कमी निकालना इनका दायित्व है, और वो ये करने का प्रयास करते हैं, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल ये करें। और जितना जितना पानी पी पी कर ये हमें कोसते हैं, जितना ज्यादा इनका केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को कोसता है, जैसी जैसी विशेषण और जैसी जैसी उपमाएं ये भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेताओं को देते हैं, उतनी ज्यादा हमारे में शक्ति आती है, उतनी ज्यादा जनता इनसे कुपित होती है और इनको दंडित करती है। और एक बार नहीं, कई बार ये प्रूव हो चुका है और लगातार ये वो काम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार की ये हमें उपमाएं देते हैं, जो हमारे लिए विशेषण ये गढ़ते हैं और जो हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली ये स्वयं कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जनता से बड़ा जज कोई लोकतंत्र में, बिल्कुल, और जनता जज करती है। और जनता ये अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, वो तो आलोचना करेगा ही करेगा, और फिर जनता सरकार सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा किए गए काम और विपक्ष द्वारा की गई आलोचना को तराजू में तोलता है, और उस तोलने के बाद वो पाता है कि विपक्ष की आलोचनाओं में कोई दम नहीं है और वो हमें समर्थन देता है। चलिए दीप वोरा जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सर, 1 मिनट में, फिर मैं शिशुपाल जी के पास आऊंगा। इतिहास गढ़ा हुआ है आरएसएस और भाजपा ने, कोई नकार नहीं सकता, और ये भी अब इतिहास गढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और ये जो मर्जी कहते रहे, समय घूमेगा, समय चक्कर अपना बनाता है। अगर कोविड में जो घोटाला किया उसमें बात करनी गलत है, तो ये गलती हमें सिखा रहे हैं। किसानों को जिस तरह रोंदा गया उससे चलना, उनके साथ चलना है, वो गलत है, तो हम गलत करेंगे। 40 हमारे जवान पुलवामा में मारे गए, बार बार पूछना वो आरडीएक्स कहां से आया, उनके बारे में बात करना गलत है, तो हम गलत करेंगे। अर्थव्यवस्था तुम लोगों ने कहां पहुंचा दी, बात करना गलत है, तो हम लोग करेंगे। लेकिन ये बताते रहेंगे कि सरदार पटेल ने तुम्हें दंडित किया था और वो इंदिरा गांधी तुम्हें वापस लेके आई थी भारत में, ये तुम्हें बताते रहेंगे। तुम्हारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी पहली सरकार में मंत्री थे, ये तुम्हें गलत है, तो ये इतिहास है और ये इतिहास तुम्हें बताते रहेंगे। घमंडी लोगों,
तुम नीचे आ जाओ। ये मशीनें जो तुम लोगों ने घर में रखी हुई हैं, एक गृह मंत्री के अंडर में, वो कभी पाप सामने आएगा, वो भी इतिहास लिखा जाएगा। हम गलत सही, हम गलत सही, हम गलत सही, लेकिन तुम जैसे घमंडियों को ठीक है, आपने ठीक है दीप बोहरा जी, चलिए आपने जो बातें कही अमन, ये बातें जब ईवीएम को आपने ले आया, हालांकि चर्चा में ईवीएम पे नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब गलतियां बता रहा हूँ ना। नहीं ठीक है सर, देखिए नहीं सर, मैं दीप बोहरा जी ठीक है, सरदार पटेल ने संघ सर हम इतिहास पे थोड़ी बात कर रहे हैं। सरदार पटेल ने संघ को बैन किया, उसके बाद फिर से संघ को लाया गया, नहीं ठीक है, फिर से संघ आया, डॉक्टर मुखर्जी को पहले कैबिनेट में रखा गया, मंत्रिमंडल में रखा गया, तो ये उस पर हम फिर कभी बात, ये इतिहास की चर्चा नहीं है। 70 साल आप सुन जाते हो, आप एंकर बन 70 साल गांधी परिवार सुन जाते हो, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनोगे, ऐसा क्यों? नहीं आपके सर, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, हम हिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने ईवीएम की बात की है, तो ईवीएम की बात कब होती है? ईवीएम की बात एक मिनट सर, ईवीएम की बात उस टाइम नहीं होती है, एक मिनट, ईवीएम की बात उस वक्त नहीं होती है जब ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीत जाती है, तब कोई बात नहीं होती है। नहीं ये सर, इस बात पे आप जब कहिएगा, जहां कहिएगा मैं चर्चा कर लूंगा, ये अभी समय नहीं है, हम उस पर मैं नहीं बात करूंगा। शिशुपाल रावत जी, ठीक है, शिशुपाल रावत जी जो बात कही है विनय गोयल जी ने, उस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिए, फिर फाइनल कमेंट में गोयल जी से लूंगा। शिशुपाल जी देखिए, विनय गोयल जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कहा था कि ये जब भी आते हैं कोई नई चीज लेकर के आते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े शेर बन जाएंगे, लेकिन इनके पास कभी भी जो है बीजेपी या कांग्रेस से कोई बड़ा नेता किसे कहते हैं जिसने बहुत माल बटोर लिया हो जनता के हिस्से का, या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो। और छोटा कार्यकर्ता कौन सा वो छोटा कार्यकर्ता है, मैं बताना चाहता हूं गोयल साहब, यही छोटा कार्यकर्ता जो है 2022 में सरकार बनाने का काम करेगा। अब रही बात हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी अगर कांग्रेस या बीजेपी के कोई धनाढ्य लोग आना चाहते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी नहीं कहलाएगी फिर, नहीं तो यहाँ तो पैसे देकर भी मुख्यमंत्री बनने के ऑफर आए थे हमारे पास। चलिए सर, ठीक है, उस पे 3C का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि 3C का आपका फॉर्मूला है सर, इसलिए कृपया करके 2013, 2015, 2020 को याद करते हुए दिल्ली में बिना नेता, बिना चलिए ठीक है सर, ठीक है विनय गोयल जी फाइनल कमेंट सर, ठीक है, कांग्रेस दोनों याद रखें, ठीक है, दोनों पार्टियां याद रखेंगे। विनय गोयल जी फाइनल कमेंट सर, 30 सेकंड। विनोद परवांग जी छोटे नेता थे या बड़े नेता थे, शिशुपाल रावत जी बताएंगे। चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, वो आम आदमी पार्टी घूमकर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं। तो मुझे आपके यहाँ क्या स्थिति है वो चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या स्थिति है वहां जाके और क्या उन्हें देखने को मिला और क्या चीज उन्होंने देखी और वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कहीं अपना कोई रेलिवेंस नहीं रखती। हाँ, चैनल में इन्हें बराबर की जगह जरूर मिल रही है, इसी से ये खुश है। चलिए वोहरा जी को सर जल्दी से, वोहरा जी पे आपका क्या कमेंट आपका, जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए वोहरा जी तो जो कर रहे हैं वो उनकी पार्टी ने जो काम उन्हें सौंपा वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक कर रहे हैं। नहीं चलिए सर, देवभूमि है, मतभेद हो विचारों के, मनभेद नहीं होना चाहिए। सर टाइम खत्म हो गया वोहरा साहब, सॉरी, मतभेद रखिए विचारों का, मनभेद मत रखिए, यही सबसे अच्छी बात आज की तारीख में लोकतंत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी आपका, दीप बोहरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शिशुपाल रावत आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में अभी बस इतना ही।